हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी इतिहास की क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत हम अपने मध्यकाल के इतिहास के जो पूर्व की घटनाएं हैं, जिसे हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं, उनको कवर कर रहे हैं और धीरे-धीरे बढ़ते हुए हम मध्यकाल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अभी जो लास्ट क्लास थी, इसमें हम कुछ हिंदू शासकों की बात कर रहे थे, जो उत्तर भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना किए हुए थे और एक-एक करके किस प्रकार से जो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम की तरफ से आपके आक्रांता आ रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात कर रहे थे बुंदेलखंड राजवंश की, जो जिजाक भुत्ती के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, इसे हम जिजाक भुत्ती के नाम से भी जानते हैं। ये हमने आपको एमसीक्यू के माध्यम से बताया था। इसी में शासन कर रहे थे चंदेल शासक, जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके जो संस्थापक थे आपके नन्नुक थे। 831 में इनकी स्थापना की गई थी और राजधानी इनकी खजुराहो थी। फिर इनके बाद हर्ष आएंगे। हर्ष के बारे में हमने जानकारी ग्रहण की थी और फिर आगे बढ़ते हुए धंग तक हम देख चुके थे। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे गंग शासक। इसमें आप देखेंगे इनका जो समय होगा 1002 से लेके 1019 तक। लेकिन इतिहास में हमें इनके बारे में कोई भी ऐसी महान उपलब्धि देखने को नहीं मिलती जिनके बारे में हम इनकी विस्तृत चर्चा कर सके। लेकिन यहां पर आप देखेंगे इनकी एकमात्र उपलब्धि क्या होगी। इन्होंने महमूद गजनी के विरुद्ध, महमूद गजनी ने जब शाही राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण किया था, तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जयपाल के पुत्र थे आनंदपाल, इनके ऊपर गजनी ने आक्रमण किया, जो पंजाब के नरेश थे। इनकी सहायता के लिए एक सेना को भेजा था। बस इतनी उपलब्धि इनकी होगी। क्या, इनके द्वारा जो शाही राजा जयपाल हैं आपके, उनके पुत्र थे आनंदपाल, जो पंजाब के ऊपर शासन कर रहे थे, इनकी मदद के लिए एक सेना को भेजा था। बस इतना इनका आपको यहां पर देखना है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमें चंदेल शासक के सबसे प्रतापी शासक विद्याधर के बारे में हमें जानकारी लेनी है। और विद्याधर के अगर समय काल की बात करते हैं तो 1019 से लेके 1029 तक हमें इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्य बहुत बड़े बड़े थे। इतने से ही छोटे कार्यकाल में इनके द्वारा काफी विस्तृत और बड़े कार्यों को यहां पर संपादित किया गया था, जिनकी चर्चा विस्तृत रूप से हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक, और इन्हीं छोटे कार्यकाल में किए गए इनके कार्यों के द्वारा इन्हें इतिहास में एक महत्वपूर्ण इतिहास स्थान प्राप्त है और इन्हें इसी कारण चंदेल वंश का महान शासक भी कहा जाता है। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लेखकों ने विद्याधर के लिए नंद और विदा नाम के शब्दों का प्रयोग किया है। अब जो यहां पर विद्याधर है, ये एक कुशल सेना नायक और अच्छे प्रशासक हैं। तो इनके लिए जो मुस्लिम लेखक होंगे, उनके द्वारा कौन कौन शब्द प्रयोग किए जाएंगे, नंद और विदा। कौन कौन से, नंद और विदा, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है नंद और विदा नाम के प्रयोग जो किए गए हैं, किसके लिए किए गए हैं, तो ये होंगे आपके विद्याधर। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो इनको इनका जो वर्णन है भारत सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में किया जाता है। ऐसे वैसे राजा नहीं है, क्या है, इनका वर्णन भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में किया जाता है। कहा जाता है इनके पास एक विस्तृत सेना थी। कैसी, एक विस्तृत और बड़ी सेना इनके पास मौजूद थी। अब देखो यहां पर आप देखेंगे कन्नौज महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हम देखते आ रहे हैं कैसे पाटलिपुत्र का स्थान कम हुआ, कन्नौज की वैभवता बढ़ी और कन्नौज के लिए हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। अब संघर्ष तो यहां पर हो गया, लेकिन यहां पर आप देखेंगे वर्तमान में इसके ऊपर शासन कर रहे हैं प्रतिहार वंश के अंतिम राजा राजपाल। कौन कर रहे हैं, अंतिम राजा राजपाल यहां पर कन्नौज के ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं और ये प्रतिहार वंश के अंतिम शासक होंगे। होगा कुछ इस प्रकार के, महमूद गजनी कन्नौज के ऊपर आक्रमण करेगा और इस आक्रमण का प्रतिशोध किए बिना, मतलब इस आक्रमण के विरोध में यहां पर राज्यपाल खड़े नहीं हुए और इन्होंने गजनी के डर से, उसके प्रकोप भंजन से बचने के लिए क्या किया, गजनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
जब इन्होंने आत्मसमर्पण किया तो इस आत्मसमर्पण से जो चंदेल शासक थे आपके विद्याधर, ये बड़े क्षुब्ध हुए। इन्हें बड़ा दुख हुआ इस चीज से कि आप राजपूत शासक होते हुए कैसे एक मुस्लिम आक्रांति के सामने बिना संघर्ष किए आत्मसमर्पण कर सकते हैं। ये कट्टर हिंदूवादी थे और इस्लाम का भारत में स्थापना नहीं होना देना देता। अभी मैंने बताया था इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जयपाल के पुत्र आनंदपाल के समर्थन में भी एक सेना भेजी थी और इसी से यहां क्रोधित हो गए थे किस पर, राज्यपाल पर, क्योंकि राज्यपाल ने बिना प्रतिशोध किए गजनी की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे नियमित कर देने के लिए तैयार हो गया। इस घटना से जब विद्याधर नाराज होंगे तो विद्याधर राज्यपाल की हत्या कर देंगे। क्या करेंगे, विद्याधर राज्यपाल की हत्या कर देंगे। इस घटनाक्रम का उल्लेख एक मुस्लिम इतिहासकार या फिर एक मुस्लिम लेखक के द्वारा किया गया जिनका नाम था इन अल अतहर। कौन था, इन अल अतहर के द्वारा इस घटना का उल्लेख किया गया है। क्लियर। अब थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे विद्याधर एकमात्र भारतीय ऐसा शासक है जिसने महमूद गजनी का क्या किया, यहां पर महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। अब देखो यहां पर शब्द है प्रतिरोध। हराना बात अलग होती है, प्रतिरोध बात अलग होती है। तो विद्याधर ने महमूद गजनी को हराया नहीं था बल्कि इनका प्रतिरोध किया था, इनको आगे बढ़ने से रोका था। तो ये हमारे भारत के एकमात्र ऐसे राजा होंगे जो महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं को कुछ समय के लिए धक्का पहुंचाएंगे और उसे उसकी इच्छाओं को पूर्ति करने से रोकेंगे। कौन थे ये, विद्याधर। अब देखो यहां पर महमूद गजनी का चंदेलों से संघर्ष, तो यहां पर हमें कुल 3 से 4 ऐसे अभियानों की जानकारी लेनी है जिसमें हम महमूद गजनी और चंदेल शासकों के बारे में जानकारी लेंगे। तो महमूद गजनी का चंदेलों के प्रति पहला जो अभियान हुआ था ये 1019 और 1020 में देखने को मिलता है। कब, 1019 और 1020 में हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। अब इस समय आप पाएंगे विद्याधर क्या करेंगे, ये विद्याधर के समय किया गया अभियान था। तो इसमें दोनों पक्षों की सेना एक समय तक खड़ी रहेंगी एक दूसरे के सामने, थोड़ी बहुत छिटपुट जुट भी होगी, लेकिन यहां पर विद्याधर समझ लेंगे कि यहां पर क्या है, यहां पर स्थितियां अभी अनुकूल नहीं है। तो रात के अंधेरे में विद्याधर अपनी सेनाओं को पीछे की तरफ ले लेंगे और इसी प्रतिक्रिया को देखते हुए गजनी भी सोचेगा कि अभी वह भी हमला करने की स्थिति में नहीं है, तो इस कारण वह भी अपनी सेनाओं को वापस लेके गजनी चला जाएगा। इस प्रकार से दोनों पक्ष पीछे हट जाएंगे बिना किसी युद्ध के। ठीक। अब जो दूसरा अभियान था, लेकिन पहला जो अभियान था ना इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यहां पर महमूद गजनी समझ चुका था कि ये वो शासक नहीं है जो हम पूर्ववर्ती शासकों को पराजित करके आए हैं, इसमें कुछ ना कुछ खास बात है। अब भारत को देखो आप, चाइना ने डोकलाम में विवाद करने की कोशिश की, गलवान घाटी में विवाद करने की कोशिश की, है ना, और इसी प्रकार पेनोंग सू लेक में भी विवाद करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने यहां पर उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होने दी और अपनी सेना को सफलतापूर्वक वहां तक पहुंचाया और डट के खड़ा रहा। तो चीन समझ चुका था कहीं ना कहीं स्थितियां अब विपरीत हैं। यही चीज महमूद गजनी भी विद्याधर के मामले में समझ चुका था। अब यहां पर गजनी का जो दूसरा आक्रमण होगा ये आपको देखने को मिला ग्वालियर के ऊपर। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक महानगर और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में आपको ये देखने को मिलेगा। ये क्षेत्र अपने इतिहास के लिए बड़ा ही समृद्ध रहा है, बड़ा ही अच्छा इसका इतिहास रहा है। और जब आप बात करेंगे यहां पर गजनी ने जब आक्रमण किया तो यहां पर चंदेलों के आक्रमण था, शासन था। ग्वालियर दुर्ग का घेरा 1022 में गजनी के द्वारा डाला गया। घेरे का मतलब क्या था, घेरे का मतलब होता था कि एक राजा अपनी सेना के साथ किले के अंदर है, आप जाके पूरे किले को घेर लीजिए अपनी सेना से, और ना तो कोई सामान या व्यक्ति अंदर जा सकता है ना ही कोई सामान व्यक्ति बाहर आ सकता है। तो क्या होगा, तो यहां पर जो अंदर वाले सैनिक हैं इन्हें एक प्रकार से आप घेर लेंगे और इनके जो खुफिया रास्ते थे अनाज को ले जाने के वो भी आप निपटा देंगे, खत्म कर देंगे।
अब अंदर के जो सैनिक हैं, अंदर के जो राजा हैं, कभी ना कभी इनकी जो ताकत है टूटेगी, हौसला टूटेगा भूख से, पानी से। तो क्या करेंगे ये फिर अपने महल के दरवाजे खोलेंगे और आपके सामने समर्पण कर देंगे। ऐसे यहाँ पर किला डाला जाता, घेरा डाला जाता था। ये घेरा 1 महीने से लेकर 1-1, 2-2 साल तक हो सकता था, डिपेंड करता था अंदर संसाधन कितने मौजूद है। तो गजनी ने यहां पर क्या किया, यहां पर 1022 में ग्वालियर के किले का घेरा डाला। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे आगे जाकर तृतीय अभियान हमें देखने को मिलता है, और यह अंतिम अभियान था जो गजनी ने चंदेल शासकों के विरोध में किया था। और यह अभियान आपका कौन सा था, ये कालिंजर का था। कौन सा, कालिंजर का। यहां पर क्या किया, दुर्ग का घेरा डाला गया, किंतु वह विद्याधर को पराजित नहीं कर सका। क्या किया, यहां पर कालिंजर के किले को तो घेर लिया था, लेकिन यहां पर विद्याधर को पराजित नहीं कर सका, और अंत में दोनों लोगों ने आपस में संधि कर ली। क्या कर लिया, दोनों ने आपस में संधि कर ली। इस कारण यहां पर आप देखेंगे क्या होगा, इस कारण यहां पर विद्याधर ने कुशलता पूर्वक महमूद गजनी के आक्रमणों को विफल किया। अब यहां पर विद्याधर जब तक जीवित रहेंगे तब तक तो सब कुछ कुशल मंगल चलता रहेगा और गजनी भी अपनी औकात में रहेगा। लेकिन जैसे ही विद्याधर दुर्बल पड़ेगा, इसकी दुर्बलता आएगी, वृद्धावस्था आएगी, तो महमूद गजनी इस चीज का लाभ उठाकर फिर से आक्रमण करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि इसके जो उत्तराधिकारी होंगे, किसके, यहां पर हम बात कर रहे हैं इनके जो आपके जैसे विद्याधर है, इनके जो उत्तराधिकारी होंगे इतने कुशल नहीं होंगे कि आने वाले आक्रमणों को रोक सके। आगे जाकर आप देखेंगे कीर्तिवर्मन में देखने को मिलते हैं, इनका जो शासनकाल है 1080 से लेकर 1100 में देखने को मिलता है, लगभग 20 साल का इनका कार्यकाल रहा है। अब हम बात करेंगे विद्याधर के अगले शासक की। तो विद्याधर से अगले जो शासक होंगे यहाँ पर कीर्तिवर्मन हमें देखने को मिलते हैं, और कीर्तिवर्मन का जो समय है ये 1080 से लेकर 1100 के बीच में आप पाएंगे। अगर हम कीर्तिवर्मन की बात करें तो इनके दरबार में प्रदोत चंद्रोदय के लेखक रहते थे। प्रदोत चंद्रोदय एक नाटक का नाम है, और इसके लेखक है कृष्णा मिश्र। ये निवास करते थे प्रदोत चंद्रोदय के दरबार में। सॉरी, प्रदोत चंद्रोदय की रचना इन्होंने कीर्तिवर्मन के दरबार में की थी। ये तो रचना है ना, इसकी रचना कृष्णा मिश्र ने किसके दरबार में की थी, कीर्तिवर्मन के में। कीर्तिवर्मन कह लीजिए या कीर्तिवर्मन कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। फिर इनके बाद अन्य शासक हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन वो इतने सक्षम नहीं थे कि उनके बारे में इतिहास में कुछ लिखा जाए। तो यहां पर आप देखेंगे मदन वर्मा 1129 से लेकर 1163, एक लंबा कार्यकाल है, लेकिन ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। परमर्ती देव या परमल, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। 1165 से लेकर 1203 तक यहां पर आप देखेंगे, जब तक अलाउद्दीन खिलजी नहीं आएगा। अब देखो, अब यहां पर आपको देखना है चौहान राजा और चंदेलों के बीच में होने वाले संघर्ष के बारे में। जो पृथ्वीराज चौहान है, जो कौन है आपके, पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, ये चौहान राजा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चंदेल राजाओं की राजधानी महोबा आक्रमण किया और चंदेलों को पराजित कर दिया। किसने, पृथ्वीराज तृतीय ने। इस युद्ध का उल्लेख हमें कहां मिलता है, चंद्रबरदाई द्वारा कृत पृथ्वीराज रासो से मिलता है और परमाल रासो से मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार जगनिक द्वारा आलाखंड की रचना की गई है, उससे भी मिलता है। अब देखो यहां पर आलाखंड से संबंधित एक यहां पर किताब है, इसमें हमें चंदेल राजाओं के 2 महान सेना नायकों के बारे में, आला और उदल, इन दोनों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। किन किन के बारे में, आल्हा और उदल। आप में से कोई अगर झांसी, टीकमगढ़ और ग्वालियर वाली रीजन संबंधित होगा, जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, वहां पर आज भी आल्हा उदल की लोकप्रियता के और इनकी बहादुरी के गीत आज भी गाए जाते। क्या है, इनकी लोकप्रियता के गीत आज भी गाए जाते। तो कौन कौन है यहां पर, आल्हा और उदल, ठीक। अब देखो, अब यहां पर जब पृथ्वीराज द्वारा महोबा पर आक्रमण किया गया और चंदेल शासकों को पराजित किया गया, तो यहीं पर आप देखेंगे इसी युद्ध में चंदेल शासकों के 2 महान सेनानायक आल्हा और उदल
पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है, इनसे युद्ध करते करते शहीद हो जाएंगे। क्या होंगे? इनके युद्ध करते करते शहीद हो जाएंगे। आल्हा उदल की स्थिति कुछ उसी प्रकार है जैसे कि राणा रतन सिंह के समय कौन? गोरा और बादल की है। मतलब सिर कटने के बाद धड़ भी इनके लड़ते रहे। ये चीज यहां पर हमें देखने को मिलती। अब आगे आएंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे पृथ्वीराज यहां पर युद्ध तो जीत जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करेंगे। कहां पर? महोबा पर लूटपाट करके चले जाएंगे। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे पृथ्वीराज के लौटने के बाद परमर्ती देव क्या करेंगे? पुनः महोबा पर अपना अधिकार कर लेंगे। क्या करेंगे? पुनः महोबा पर अधिकार परमर्ती देव कर लेंगे। किसके लौटने के बाद? यहां पर आपके जो शासक थे कौन थे? यहां पर थे आपके पृथ्वीराज चौहान। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा क्या किया जाएगा? कालिंजर पर 1203 में आक्रमण किया जाएगा। क्या होगा? यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कालिंजर पर 1203 में आक्रमण किया जाएगा और परमर्ती देव उसे कर देने के लिए सहमत हो जाएंगे। क्या होगा? परमर्ती देव कुतुबुद्दीन ऐबक को कर देने के लिए नियमित रूप से एक धनराशि प्रदान करने के लिए सहमत हो जाएंगे और इस एवज में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा? महोबा और कालिंजर को नष्ट करने से मना कर देगा और एक प्रकार से अपने संरक्षण में इन दोनों क्षेत्रों को ले लेगा। और परमर्ती देव क्या करेंगे? नियमित रूप से इन्हें कर भेजेंगे। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो यहां पर जब आप बात करेंगे तो यहां पर आपको देखना है कि राजपूत शासक जितने भी हैं ये अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते थे। क्या करते थे ये लोग अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे जब परमर्ती देव ने ऐबक के साथ में समझौता किया तो परमर्ती देव के मंत्री होंगे अजय देव। क्या होंगे? परमर्ती देव के आपको यहां पर सेनापति देखने को मिलेंगे अजय देव। और अजय देव इस समझौते से नाराज थे और जब नाराज थे तो यहां पर क्या होगा? यहां पर एक मिनट, जब यहां पर अजय देव परमर्ती देव से नाराज हो जाएंगे तो क्रोध में आकर अजय देव परमर्ती देव की हत्या कर देंगे कि तुमने समझौता किया कैसे। राजपूतों के दो ही कॉन्सेप्ट थे, या तो मरेंगे या मारेंगे, समझौता नहीं करेंगे। यहां पर एक बड़ी लोक प्रचलित बात है कि अगर कोई राजपूत 18-20 साल के ऊपर जीवित रह जाता था तो उसे सही राजपूत नहीं माना जाता था। क्यों? क्योंकि राजपूतों का नियम ही था 18-20 साल तक युद्ध में मर जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना युद्ध करते करते। तो जब कोई राजपूत 18-20 साल जी जाता था तो मजाक बनाया जाता था उसके कि तुम राजपूत नहीं हो। ठीक, ये बहादुरी है राजपूतों की। हर शासक चाहेगा कि ये हमारी तरफ से लड़े, हर शासक। सिर्फ एक इच्छा कि हमारी कम्युनिटी में कैसे ना कैसे आगे राजपूत आ जाए। कैसे? एक तो ये वफादार थे, कभी गद्दारी नहीं करते थे। दूसरे विजय या फिर वीरगति, तीसरा ऑप्शन नहीं। आओ यहां पर तो अजय देव ने क्या किया? अजय देव ने परमर्ती देव की हत्या कर दी और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फिर से यहां पर क्या करेगा? फिर से यहां पर अजय देव अभियान प्रारंभ करेगा। कालिंजर के किले में एक विशाल सेना के साथ स्थापित हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक फिर से कालिंजर किले का घेराव करेगा और पूरे किले का घेरा डाल लेगा। लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कालिंजर के किले पर वाटर क्राइसिस हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। और जब पानी की कमी होगी तो इसी मजबूरी में जो अमर अजय देव है आपके, इनको समर्पण करना पड़ेगा। और जब ये समर्पण करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है क्या करेगा? यहां पर कालिंजर के किले पर अभियान कर एक तरह से नियंत्रण कर लेगा, अभियान नियंत्रण कर लेगा। ठीक है।
और यहां पर जब आप देखेंगे 1205 में परमर्ती देव के पुत्र आगे आएंगे और मुस्लिम सेनाओं को पराजित करेंगे। और मुस्लिम सेनाओं को पराजित करने के बाद कालिंजर के किले पर पूर्ण से अपना राज्य स्थापित कर देंगे। अब यहां पर देख रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजय देव से लिया कालिंजर के किले को और अपनी सेना के नियंत्रण में करके चला गया लाहौर, तो लाहौर में राजधानी थी इसकी। और यहां पर जो परमर्ती देव हैं, जिनकी हत्या अजय देव ने की थी, परमर्ती देव के पुत्र आएंगे और अपने पिता के साम्राज्य को फिर से क्या करेंगे, ये फिर से मुस्लिम सेना से वापस ले लेंगे और कालिंजर पर अपना शासन स्थापित कर देंगे। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे त्रिपुरी के कलचुरी या फिर चेदी राजवंश। कौन होंगे यहां पर आपके? कलचुरी के त्रिपुरी या फिर चेदी राजवंश। इनका जो त्रिपुरी क्षेत्र है, इसको हम दाहल प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम दाहल प्रदेश भी कहते हैं। इस वंश के अगर हम अन्य नाम देखेंगे तो कत्सूरी और चेदी वंश के नाम पे देखने को मिलेंगे। त्रिपुरी वंश के अन्य नाम जो होंगे कत्सूरी और चेदी आपको देखने को मिलेगा। कलचुरी शासकों ने या फिर खुद को क्या कहा? खुद को यहां पर है वंशी भी कहा है। इनके जो लेख हैं इसमें है वंशी भी इन्हें कहा गया है। ठीक। कलचुरी वंश की जो सत्ता थी, ये प्रारंभ में नर्मदा नदी के तट पर आपको महिष्मती में देखने को मिलेगी। कहां पर? नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नगर क्षेत्र में देखने को मिलेगी। संस्थापक कौन होंगे? कोक्कल। और स्थापना कब की जाएगी? 845 से लेकर 878 तक इसकी या फिर इनके कोक्कल के द्वारा कलचुरी वंश की स्थापना की जाएगी त्रिपुरी वाले क्षेत्र में। क्लियर है? इतना क्लियर? कोक्कल प्रथम का शासनकाल कब होगा? 845 से लेकर 878 तक। इस वंश के अगर हम अन्य शासकों की बात करते हैं तो युवराज प्रथम देखने को मिलेंगे आपको। कौन है? युवराज प्रथम। और ये केयूर वंश के नाम से जाने जाते हैं। क्या है? केयूर वंश के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक। फिर आगे जब आप आएंगे तो यहां पर देखेंगे राजशेखर। राजशेखर कौन? कल हमने बात की थी, इनकी 6 से 7 पुस्तकें हमने एक एक करके देखी थी। इतिहासकार थे। ठीक। जैसे कि काव्य मीमांसा को हमने देखा था, किसने लिखा था? राजशेखर ने। तो राजशेखर पहले कन्नौज में था। जब कन्नौज की वैभवता खत्म हुई तो ये कहां पहुंचेंगे? कलचुरी की राज्यकाल में, यानी कि त्रिपुरी पहुंचेंगे। और युवराज प्रथम की राजसभा में ये निवास करने लगेंगे। किसके में? युवराज प्रथम की राजसभा में ये निवास करने लगेंगे। अब यहां पर आप देखो, जो राजशेखर द्वारा रचित पुस्तकें हैं कुछ, जैसे कि काव्य मीमांसा, विद्यासाल पंजिका, इन ग्रंथों की रचना राजशेखर द्वारा युवराज प्रथम के दरबार में ही की जाएगी। क्या करेंगे? युवराज प्रथम के दरबार में ही इन पुस्तकों की रचना करेंगे, इन ग्रंथों की रचना करेंगे। ठीक है। अब यहां पर आप देखें गांगेय देव विक्रमादित्य आपको देखने को मिलेंगे। 1015 से लेके 1040 इतिहास में 14 विक्रमादित्य आपको देखने को मिलेंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कार्य कर लेगा छोटे मोटे, वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेगा। ये हमें देखने को मिलता है इतिहास में। अब देखो यहां पर तीरभुक्ति, जिसे हम तिरहुत कहते हैं, इन्हें उसका स्वामी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गांगेय देव को तीरभुक्ति या फिर तिरहुत का स्वामी कहा जाएगा। और यहां पर आपको एक नेपाली पांडुलिपि मिलेगी, इसमें गांगेय देव को
इस नाम से संबोधित किया गया। मतलब नेपाल में एक हमें पांडुलिपि प्राप्त होती है और इस पांडुलिपि में गांगदेव को त्रिभुक्ति या फिर त्रिहुत की उपाधि से संबोधित किया गया है। विद्याधर चंदेल वंश के अंतिम अंत के बाद, जो विद्याधर हैं चंदेल वंश के, इनके अंतिम वंश कार्यकाल के बाद गांगदेव ने क्या स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। गांगदेव पहले चंदेलों के अधीन थे। इनके द्वारा जब यहां पर विद्याधर या फिर चंदेल वंश समाप्त हुआ तो इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और गंगदेव एवं कलचुरी वंश के अन्य शासक स्वतंत्रता के बाद क्या करेंगे, शैव मत अनुयायी हो जाएंगे। जो गांगेयदेव हैं और अन्य कल्चुरी शासक हैं, ये स्वतंत्रता घोषित करने के बाद क्या करेंगे, शैव अनुयायी हो जाएंगे। मतलब शिव भगवान की पूजा अर्चना प्रारंभ कर देंगे। इस चीज की पुष्टि हमें इनकी मोहरों से होती है। अब यहां पर आप देखेंगे कर्णदेव, जिन्हें हम लक्ष्मी देव भी या फिर लक्ष्मी कर्ण भी कहते हैं, इनका जो शासनकाल है ये 1040 से लेके 1070 तक हमें देखने को मिलता है। ठीक, इनके दो नाम है, कौन कौन से, कर्णदेव या फिर लक्ष्मी कर्ण। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कलिंग विजय की। क्या किया इन्होंने, इन्होंने कलिंग विजय की और त्रिकल गाधिपति की उपाधि धारण की। क्या किया इन्होंने, त्रिकल गाधिपति की उपाधि धारण की। क्लियर, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कर्णदेव ने बनारस में कर्णमेरु नामक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया, बनारस में कर्णदेव ने कर्णमेरु नाम के एक शिव मंदिर का निर्माण करवाएंगे। याद रखना, कर्णमेरु या मंदिर कहां है, ये बनारस में है, शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है। कलचुरी शासक त्रैकूटक संवत का प्रयोग करते। कौन सा, त्रैकूटक संवत का प्रयोग, शक संवत, गुप्त संवत, ऐसे है ना। तो त्रैकूटक संवत का प्रयोग कौन करेगा, कलचुरी शासक करेंगे। फिर आगे आएंगे आपके गुजरात के सोलंकी वंश या फिर चालुक्य गुजरात, इनके ऊपर चर्चा करेंगे, इनके बारे में जानकारी देंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं गुजरात के सोलंकी वंश की। ये भी राजपूत डायनेस्टी से संबंधित थे और इनका जो क्षेत्र है या फिर इनके जो शासनकाल है, इनका एक अन्य नाम और था चालुक्य गुजरात, यानी गुजरात के चालुक्य के नाम से हमने जानते हैं। तो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं यहां पर सोलंकी डायनेस्टी या फिर इन्हें आप गुजरात के चालुक्य भी कह सकते हैं। इनका जो क्षेत्र ये आप पाएंगे मध्य प्रदेश का थोड़ा सा रीजन, गुजरात वाला क्षेत्र और महाराष्ट्र का थोड़ा सा रीजन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, कुछ भाग राजस्थान का, ये मिला जुला भाग इनका हुआ करता था। अगर हम इस वंश के संस्थापक की बात करें तो मूलराज प्रथम आपको देखने को मिलते हैं, जिनका समय था 941 से लेके 995 तक। एक अच्छा खासा जीवन इन्होंने व्यतीत किया एज अ किंग के रूप में। ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे इनकी जो राजधानी है, इनकी राजधानी अहिलवाड़ होगी। क्या होगा इनकी राजधानी, इनकी राजधानी आपको अहिलवाड़ में देखने को मिलेगी। और फिर आगे आप देखेंगे भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम का समय काल क्या हुआ, 1022 से लेके 1064 तक आपको भीमदेव प्रथम का शासनकाल देखने को मिलेगा। अब देखो भीमदेव प्रथम और भीमदेव द्वितीय दो अलग अलग शासक हैं, तो इन्हें कंफ्यूज मत करना कि कौन सी घटना किन के समय होगी, स्पष्टीकरण मैं आपको देते हुए चलूंगा। ठीक, भीमदेव प्रथम का शासनकाल जो है ये जाना जाता है महमूद गजनी के आक्रमण के कारण। ये काफी लोकप्रिय हुए। कैसे, भीमदेव प्रथम के शासन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है 1026 में महमूद गजनी का गुजरात पर आक्रमण, वो भी कहां पर, सोमनाथ के मंदिर पर। जब सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया, कहा जाता है यहां पर कई हजार ब्राह्मण मौजूद थे और इतनी संख्या में ब्राह्मण मौजूद थे जितनी संख्या में महमूद गजनी की सेना में सैनिक भी नहीं थे। लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ इस प्रकार कि ये ब्राह्मण लोग भगवान में आस्था व्यक्त करते हुए शंख बजाना प्रारंभ कर दिए, भगवान आएंगे और इनकी रक्षा करेंगे। लेकिन हुआ उसका विपरीत। मौके का लाभ उठाते हुए महमूद गजनी ने सभी ब्राह्मणों की हत्या कर दी और मंदिर को
खूब लूटा, और सिर्फ लूटा नहीं, यहां की मूर्ति को, मंदिर को सब खंडित कर दिया। और जो धन संपत्ति इतनी प्राप्त की इसने यहां से, जिसको ले जाने के लिए महमूद गजनी को कई हजार हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, इनकी आवश्यकता पड़ी। आप सोच सकते हो कितना धन लेके गया होगा। आप बोलेंगे एक मंदिर में इतना धन कैसे? तो याद करो, कुछ साल पहले पद्मनाभन मंदिर केरल में उसे ओपन किया गया। सिर्फ एक चैम्बर खोला गया और इतना धन निकला कि कई विकसित देशों की जीडीपी भी इतनी नहीं है। विकासशील विकसित देशों की बात कर रहा हूं, जीडीपी भी इतनी नहीं है। उनके बैंक में भी, केंद्रीय बैंक में इतना धन नहीं है जितना उस मंदिर में निकला, केवल एक चैम्बर में। अभी और भी कई चैम्बर खुलने बाकी हैं, तो कितना धन मंदिरों में रहता होगा। उस समय ये आस्था के केंद्र नहीं थे, बल्कि ये अर्थव्यवस्था के रूप में भी राज्य के लिए काम करते थे। तो जब यहां पर महमूद गजनी ने 1026 में सोमनाथ मंदिर को लूटा और खंडित कर दिया, तो फिर भीमदेव प्रथम के द्वारा ही इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए पूरा धन, पूरी जो वर्क फोर्स लगेगी, ये कौन उपलब्ध करवाएगा? भीमदेव प्रथम ही करवाएंगे। अब यहां पर सोमनाथ मंदिर का जिक्र हुआ है, तो मैं बता दूं, ये सोमनाथ जो मंदिर है आपका, ये भगवान शिव को समर्पित है। और कहा जाता है ये बड़ा ही भव्य और अलौकिक मंदिर हुआ करता था। इसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जीज भी देखने को मिलती थी मंदिर में। 12 हमारे यहां पर ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक सोमनाथ भी हुआ करता था, अभी भी है। तो भीमदेव प्रथम इसका रिनोवेशन का काम करवाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे भीमदेव प्रथम ने कलचुरी के कर्ण शासक के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया, और अलायंस बनाने के बाद धारा पर हमला कर दिया। धारा कौन? यहां पर आप देखें, परमार राज्यों का जो क्षेत्र था, भोज यहां पर शासन कर रहे थे। तो धारा के ऊपर भीमदेव प्रथम और कलचुरी कर्ण शासक ये मिलकर अलायंस बनाकर हमला करेंगे, और यहां पर भोज परमार को पराजित करेंगे और धारा को खूब लूटेंगे। जब इन्होंने धारा को लूटा, तो यहां से इन्हें अथाह संपत्ति प्राप्त हुई। लेकिन इसी संपत्ति के बंटवारे को लेकर भीमदेव प्रथम और कलचुरी कर्ण के बीच में क्या होगा? विवाद हो जाएगा कि हम ज्यादा लेंगे, हम ज्यादा लेंगे। होगा क्या यहां पर? फिर इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाएगा और कलचुरी शासक पराजित हो जाएंगे। सारा धन किसे मिलेगा? भीमदेव प्रथम को। क्लियर? अब देखो यहां पर भीमदेव प्रथम के द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में भी कार्य किए गए। क्या किए गए? स्थापत्य के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि भीमेश्वर देव मंदिर का निर्माण और भट्टारिका के मंदिरों का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। ठीक। अब यहां पर आप देखेंगे दिलवाला का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, ये आबू पर्वत पर देखने को मिलेगा। आप कहां पर? राजस्थान में। कहां देखने को मिलेगा? राजस्थान में। ये जैन मंदिर है, बड़े ही लोकप्रिय हैं। ठीक। इन मंदिरों का निर्माण भीमदेव प्रथम के एक सामंत के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? एक सामंत के द्वारा इन मंदिरों को निर्मित करवाया गया। अब अगले जो शासक होंगे, इन्हें हम कर्ण के नाम से जानेंगे, और इनका जो समय होगा 1064 से लेके 1092, यानी कि 1064 से लेके 1092 तक। ये अहिलवाड़ में कर्णमेश मंदिर का निर्माण करवाएं। क्या करवाएं? कर्णमेश मंदिर। देखो, ये जो छोटे छोटे स्थापत्य के क्षेत्र है, मंदिर का निर्माण करवाना, मंदिर का रिनोवेट करवाना, तो ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस खूब पूछते हैं, तो इन्हें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। कर्ण ने क्या किया? कर्ण ने कर्णावती नगर बसाया। क्या किया इन्होंने? कर्ण ने कर्णावती नामक नगर की स्थापना की।
क्लियर। और कर्णावती नगर में ही कर्णवेश्वर का मंदिर और कर्ण सागर झील आपको देखने को मिलेगी, जिसका निर्माण भी कर्ण ने करवाया। पहले इन्होंने क्या किया, कर्णावती नाम से एक नगर बसाया, फिर आगे आप देखें कर्णवेश्वर का मंदिर और कर्ण सागर झील का निर्माण करवाएंगे। क्लियर, आगे आओ। यहां पर आप देखेंगे जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज के शासनकाल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे 1092-93 से लेकर 1143 तक इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। इनकी लोकप्रियता क्यों है, क्योंकि इन्होंने सिंध विजय की थी। सिंध पर इन्होंने अभियान किया और सफलतापूर्वक इन्होंने सिंध पर विजय कर ली। किसने, जयसिंह सिद्धराज ने। और सिंध विजय के बाद ये उपाधि धारण करेंगे अवंतीनाथ की। किसकी, अवंतीनाथ की इनके द्वारा उपाधि धारण की गई। यहां पर आप देखेंगे मारवा के शासक होंगे, मालवा के परमार शासक यशोवर्मन को, उन्हें भी ये पराजित करेंगे और मालवा के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लेंगे, जिसके कारण इन्होंने एक अन्य उपाधि ली थी और यह उपाधि थी अवंतीनाथ की, यानी कि मालवा का स्वामी। मालवा आपको पता है उत्तर भारत में स्थित मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। कृषि क्षेत्र से उपजाऊ क्षेत्र है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जयसिंह सिद्धराज के द्वारा जब मालवा के ऊपर नियंत्रण किया गया तो अवंतीनाथ की उपाधि धारण की इन्होंने, और यहां पर मालवा के स्वामी जिसे कहा जाता है। सिद्धपुर में इन्होंने एक रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। क्या करवाया, सिद्धपुर में इन्होंने एक रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने अपने राज्यकाल में जैन विद्वान हेमचंद्र को राजाश्रय प्रदान किया था। क्या किया था, इन्होंने अपने राज्य में एक जैन विद्वान थे, इनका नाम था हेमचंद्र, इनको राजाश्रय प्रदान किया था, अपने राज्य में रहने की अनुमति दी थी। क्लियर। हेमचंद्र द्वारा ही यहां पर आप देखेंगे द्रव्य श्रव्य काव्य की रचना की गई। क्या है, हेमचंद्र के द्वारा ही द्रव्य श्रव्य काव्य की रचना की जाएगी। नाम देख लीजिए, थोड़ा टफ नाम है, ठीक है। और अगले जो शासक होंगे कुमारपाल होंगे। कुमारपाल का शासन था 1143 से लेके 1173 तक। अभी तक जहां ये शैव अनुयायी है, अब ये लोग क्या है, धीरे धीरे जैन मत अनुयायी बनते जा रहे हैं। क्या है, जैन मत अनुयायी बनते जा रहे हैं। ठीक। इन्हें जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक माना जाता है। ये कौन थे आपके, कुमारपाल, ये जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक थे। ठीक। अब देखो, अब यहां पर आएंगे एक अन्य महत्वपूर्ण शासक भीमदेव द्वितीय। और भीमदेव द्वितीय इतिहास में क्यों जाने जाते हैं, इनका सामना मोहम्मद गौरी से हुआ और मोहम्मद गौरी को परास्त करने वाले भारत के पहले शासक होंगे आपके भीमदेव द्वितीय। कौन होंगे मोहम्मद गौरी को परास्त करने वाले, भीमदेव द्वितीय। अब आप बोलेंगे पहले या एकमात्र, तो पहले शासक थे मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले। इनके बाद क्या हुआ, इनके बाद पृथ्वीराज चौहान ने भी 1192 में क्या किया था, सॉरी 1191 में गौरी को पराजित किया। ठीक है, क्या किया, गौरी को पराजित किया। तो यहां पर आपको यह समझना है कि जब इन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया, उसके बाद इनकी एक झड़प होगी पृथ्वीराज चौहान के साथ में। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, गुजरात पर आक्रमण कर दिया 1186 ईस्वी में। अब यहां पर एक चीज समझना, यहां पर पता चलेगा आपको कि पृथ्वीराज चौहान जब 1192 का युद्ध लड़ रहे थे तो अकेले क्यों थे, यह चीज आपको यहां समझना है। यहां से भ्रम क्लियर होगा आपका कि किसी भी अन्य हिंदू शासक ने पृथ्वीराज चौहान की मदद क्यों नहीं की। तो यहां पर एक तरफ जब भीमदेव द्वितीय गौरी से युद्ध करके निपटे हैं, अभी जीते हैं, उसी समय 1186 में क्या हुआ, यहां पर पृथ्वीराज चौहान गुजरात पर आक्रमण कर देंगे। लेकिन भीमदेव द्वितीय गुजरात में के युद्ध में क्या करेंगे, यहां पर पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देंगे।
एक प्रकार से आपने आक्रमण तो किया किसी के राज्य पर। इस चीज से नाराज थे भीमदेव द्वितीय कि इन्होंने जीत बेशक गए थे, लेकिन नाराज थे कि हिम्मत कैसे हुई। और जब एक बार हमला कर दिया तो उम्मीद है दूसरी बार भी करोगे, क्या गारंटी इस। तो यहां पर आप देखेंगे, एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान गुजरात पर आक्रमण करते हैं 1186 में, दूसरी तरफ जयचंद जो कन्नौज के शासक हैं, उनकी पुत्री को मंडप से लेकर चले जाते हैं संयोगिता, जिसके कारण जयचंद भी नाराज है पृथ्वीराज चौहान से। और अन्य जो छोटे मोटे शासक हैं, इनको भी परेशान करके रखा है इन्होंने। तो होगा क्या, जब गौरी आक्रमण करेगा 1191 में, तब तो ये जीत जाएंगे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। और जब पृथ्वीराज चौहान जीतेंगे तो बड़े खुश अपनी जीत से कि हम जीत गए, और महल में आके पार्टी पार्टी का आयोजन करने लगेंगे। बढ़िया भोज पकवान बनेंगे, पार्टी के मूड में बिल्कुल आ जाएंगे, हाँ हम जीत गए। वही गौरी जाएगा वापस और अपनी सेना को सुदृढ़ करेगा। एक वर्ष बाद फिर आएगा 1192 में, और क्या करेगा? पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देगा। और यहां पर ना तो भीमदेव द्वितीय जाएंगे मदद करने, ना ही जयचंद जाएंगे। ये लोग अपना साथ क्षेत्र देख रहे थे। इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान एकांत में पड़ जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है भीमदेव द्वितीय कोई कमजोर शासक है, बल्कि बहुत मजबूत शासक है ये। एक बार गौरी को हरा चुका, गौरी की दोबारा हिम्मत नहीं हुई जाने की। ठीक, और वहीं आप देखो 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक को पराजित करेगा, और न सिर्फ पराजित करेगा बल्कि अजमेर तक खदेड़ कर आएगा। चलो हम तो वहां छोड़ के आते हैं। क्या करेगा? अजमेर तक कुतुबुद्दीन ऐबक को खदेड़ के आएगा। इतना ताकतवर शासक। फिर यहां पर आप देखेंगे 1179 में, देखो 1195 में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर तक खदेड़ के आया, कहां पर? राजस्थान। और फिर 2 वर्ष बाद ऐबक फिर से आक्रमण करेगा 1197 में, कहां पर? अहिलवाड़ पर। अहिलवाड़ पर इस बार जब आक्रमण करेगा तो यहां पर भीमदेव द्वितीय पराजित हो जाएंगे, और राजधानी अहिलवाड़ को कुतुबुद्दीन ऐबक और इसके सैनिकों के द्वारा खूब लूटा जाएगा। खूब यहां पे उत्पात रक्तपात मचाया जाएगा, मंदिर तोड़े जाएंगे, और क्या किया जाएगा? और यहां पर बड़ी मात्रा में लूटपाट की जाएगी। क्लियर? अब देखो यहां पर 1201 में अगर हम बात करें तो 1201 में भीम द्वितीय पुनः राज्य प्राप्त कर लेगा, ऐसे नहीं बैठेगा, फिर से राज्य प्राप्त करेगा 1201 में। और उसके राज्य पर अब देखेंगे परमार तथा यादव आक्रमणों के। तो इतने बड़े बड़े शासक आक्रमण कर रहे हैं, तो इसी बीच में छुटवैये शासक भी आएंगे, जैसे कि परमार और यादव। ये क्या करेंगे? ये भी आक्रमण कर देंगे अहिलवाड़ पर। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर एक मंत्री थे भीमदेव द्वितीय के, और सामंत भी थे। ये कौन थे? ये थे आपके लवण प्रसाद। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन दोनों लोगों को अकेले हरा दिया, परमार और यादव को, और राज्य की रक्षा की। अब देखो यहां था, अब आप देखेंगे आगे जाकर आने वाले समय में भीमदेव द्वितीय जो हैं, इनकी जो आंतरिक स्थिति होगी ये दुर्बल हो जाएगी, ये कमजोर हो जाएगी इनकी आंतरिक स्थिति। और इनके अधीन जो सामंत होंगे ये स्वतंत्र हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना कि जब किसी केंद्रीय सत्ता की स्थिति कमजोर होगी, उसके अधीन जितने भी सामंत होंगे ये सभी स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या करेंगे? ये सभी स्वतंत्र हो जाएंगे।
क्लियर। जब ये स्वतंत्र होंगे तो ये क्या करेंगे, इसी क्षेत्र के क्षेत्रों पर कब्जा करना प्रारंभ कर देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे इनका राजवंश धीमे धीमे विघटन की ओर जाएगा और भीमदेव द्वितीय गुजरात के चालुक्य पर सोलंकी राजवंश के अंतिम शासक हमें देखने को मिलेगी और इसी के बाद इनका जो शासन था यह समाप्त हो जाएगा और इनके वंश की भी समाप्ति हो जाएगी। अगले जो शासक होंगे आपके गहड़वाल राजवंश के शासक होंगे। कौन होंगे, गहड़वाल वंश के शासक होंगे। गहड़वाल वंश कौन, इन्हें हम राठौर वंश भी कहते हैं। इनके जो संस्थापक होंगे चंद्रदेव देखने को मिलेंगे। कौन होंगे, चंद्रदेव 1090 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करेंगे और राजधानी कहां होगी, कन्नौज इनकी राजधानी होगी। ठीक, आगे आओ। अब इस वंश के जो शासक दिखाई देंगे आपको, ये दिखाई देंगे गोविंद चंद्र। कौन होंगे, गोविंद चंद्र। 1114 से लेकर 1155 ईस्वी तक हम इन्हें देखते हैं। क्लियर। 1114 से लेकर 1155 तक इन्हें हम देखते हैं। गोविंद चंद्र के द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किया गया शब्द कौन सा था, ये जो गोविंद चंद्र इन्होंने अपने लिए एक शब्द का प्रयोग किया। शब्द छोटा मोटा नहीं था, भारी भरकम था। विविध विद्या विचार वाचस्पति। देख रहे हैं, विविध विद्या विचार वाचस्पति, ये इन्होंने टाइटल ग्रहण किया। अब आप बोलेंगे छोटा मोटा टाइटल ले लेते, क्या जरूरत थी तो टाइटल लेने की। ठीक, अब देखो यहां पर एक विधि ग्रंथ है कृत्य कल्पतरु। क्या है यहां पर एक विधि ग्रंथ है कृत्य कल्पतरु। और कृत्य कल्पतरु की अगर हम बात करते हैं तो इसकी रचना लक्ष्मीधर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, लक्ष्मीधर के द्वारा। लक्ष्मीधर कौन थे, लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के मंत्री थे। तो अगर इतिहास में पूछा जाए कृत्य कल्पतरु की रचना किसने की है, लक्ष्मीधर ने की है। लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के मंत्री है। अगले शासक जो होंगे विजय चंद्र होंगे। ये 1155 से लेके 1169 तक शासन करते हुए हमें दिखाई देंगे। अब आप देखेंगे जो दिल्ली है, अब ये गहड़वालों से निकलकर चौहानों के अधीन आ जाएगी। अब देखो, याद करो, सबसे पहले पाटलिपुत्र, 1 मिनट आते हैं, बताते हैं आपको। सबसे पहले महत्वपूर्ण स्थान किसका था, पाटलिपुत्र का। ठीक है, पाटलिपुत्र के बाद यह टाइटल प्राप्त हुआ किसको, कन्नौज को। कन्नौज के बाद यह टाइटल प्राप्त होने जा रहा है दिल्ली को। अब आप पूछ सकते हैं अभी तक दिल्ली कहां थी, तो भैया अभी तक दिल्ली की कोई हैसियत नहीं है। अभी तक दिल्ली एक छोटा सा, क्या है ये, एक छोटा सा गांव है केवल। क्या है ये, एक छोटा सा गांव है केवल। अभी कोई बड़ा नगर नहीं है कि यहां पर दिल्ली की चर्चा की जाए। कभी आपने देखा अभी तक कोई शासक दिल्ली गया और नहीं गया था। अब इनका दिल्ली जाना प्रारंभ होगा। क्या होगा, अब इनका दिल्ली जाना प्रारंभ होगा। विजय चंद्र के समय आप देखेंगे जो दिल्ली थी गहड़वालों से निकलकर चौहानों के अधीन आ गई। अब चौहानों का शासन हो गया दिल्ली पर। अब दिल्ली की व्यवस्था देखो आप, अब दिल्ली की व्यवस्था चलेगी और बढ़ेगी, कहां पहुंचेगी, वर्तमान तक दिल्ली की व्यवस्था तो आप पाएंगे। अब यहां पर आप देखेंगे जयचंद्र। कौन है ये, जयचंद्र। इनका जो समय काल था 1170 से लेकर 1194 तक आप देखेंगे। ये क्या है, गहड़वाल वंश के शासक हैं। कौन है ये, गहड़वाल वंश के शासक हैं। इनके बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो इनके बारे में जानकारी कहां से मिलेगी हमें, पृथ्वीराज रासो से। लेखक चंद बरदाई।
ने पृथ्वीराज रासो लिखा, पृथ्वीराज रासो से ही हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो, चंद्रबरदाई द्वारा जो पृथ्वीराज रासो है, इसी से हमें सूचना मिलती है कि जयचंद की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज उनके मंडप से लेके चले गए। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे, कुछ ना कुछ तो पहले रहा होगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि जयचंद्र की पुत्री संयोगिता, इन्हें चित्र बनवाने का बड़ा शौक था। एक बार एक व्यक्ति इनका चित्र बनाने के लिए आया। जो व्यक्ति इनका चित्र बनाने के लिए आया, उसके पास एक चित्र और था जो पृथ्वीराज चौहान का था। तो जब उन्होंने जो पहले से चित्र मौजूद थे, उन चित्रों को दिखाया कि मैं ऐसी ऐसी चित्रकारी करता हूं। उसी चित्र में पृथ्वीराज चौहान का चित्र भी था, जो संयोगिता ने देखा और संयोग से संयोगिता मोहित हो गई। इसी प्रकार की घटनाक्रम घटेगा एक पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। जब वही चित्रकार पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जाएगा और संयोगिता का चित्र दिखा देगा, तो दोनों में एक दूसरे के लोगों को अट्रैक्शन प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आप लोग किसी लड़की की किसी लड़के की फोटो देखते हो ना, अट्रैक्शन प्रारंभ हो जाता है फेसबुक, यूट्यूब या अन्य वेबसाइट पर, उसी प्रकार से तो एक दूसरे को पत्र व्यवहार होने लगा। ये चीज पसंद नहीं आई जयचंद को। जयचंद ने पुत्री का विवाह करवाया, और विवाह करवाया तो यहां पर क्या किया, यहां पर पृथ्वीराज की मूर्ति अपने बेटी के विवाह के मंडप के बाहर लगवा दी। जब ये बात पता चली संयोगिता को, तो उन्होंने वरमाला लेकर उस मूर्ति को पहनाने के लिए जाने लगी। संयोगवश उसी समय पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंच गए और उनका अपहरण करके अपने राज्य ले गए। इस चीज का उल्लेख चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, फिर 1191 और 1192 पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में युद्ध। जयचंद न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, बेटी को लेके गए हैं। लेकिन आगे आप देखेंगे 1194 में यहां पर आपको एक युद्ध और देखने को मिलेगा, जो कौन सा होगा बताइए, कौन सा युद्ध था आप बताइए। इस युद्ध में एक तरफ जयचंद थे, दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी थे, और इस युद्ध का जो उल्लेख है हसन निजामी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हसन निजामी द्वारा। युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। जगह कौन सी थी? एटा जिला, उत्तर प्रदेश। वर्ष था 1194, और पक्ष थे एक तरफ मोहम्मद गौरी, दूसरी तरफ जयचंद। परिणाम क्या निकले? जयचंद की हत्या कर दी गई। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज और काशी, जो बनारस वाला क्षेत्र है, उसको खूब लूटा, और मोहम्मद गौरी ने वापस लौटने पर कन्नौज पर चंदेलों का अधिकार जमा लिया। जब बाप गौरी वापस लौटा कन्नौज से, तो उसके ऊपर चंदेल शासकों ने अपने राज्य के वंश की स्थापना कर ली। क्लियर है? आगे आओ। अब देखो यहां पर, अब यहां पर आप देखें शाकंभरी के चौहान देखने को मिलेंगे आप। और ये शाकंभरी के चौहान है, आरंभ में कौन होंगे? आरंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। क्षेत्र कहां है इनका? अजमेर, जो राजस्थान वाला क्षेत्र, वहां पर इनका शासन था। संस्थापक कौन है इस वंश का? संस्थापक है वसुदेव, और स्थापना कब होगी? 7वीं शताब्दी में आपको ये स्थापित होते हुए दिखाई देंगे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। अब इनकी बात कर रहे हैं आरंभिक राजधानी, तो आरंभिक राजधानी सांभर होगी। कहां होगी आरंभिक राजधानी? सांभर होगी। इस जिला अजमेर, राजस्थान।
आरंभिक राजधानी कहां है? सांभर, जो कि जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है। क्लियर? अब देखो यहां पर राजधानी के नाम पर ही इन्होंने शाकंभरी के चौहान कहलाए। क्या है ये लोग राजधानी के आधार पर ही इन्हें शाकंभरी के चौहान कहा गया। अब इसके जो महत्वपूर्ण शासक थे ये कौन थे? अजय राज। अजय राज पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। पृथ्वीराज प्रथम वाले जानकारी नहीं लेनी है, हम सीधे आते हैं अजय राज पर। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। पृथ्वीराज तीन होंगे, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। सबसे महत्वपूर्ण पृथ्वीराज तृतीय है। तो यहां पर आप देखें पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र होंगे अजय राज, और मालवा विजय अजय राज द्वारा 12वीं शताब्दी में की जाएगी। चौहान शासक है कहां के? अजमेर के। दिल्ली पर भी शासन करेंगे और अब आएंगे कहां पर? मालवा की तरफ। अजय राज के द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अजय मेरू नगर की स्थापना की गई। क्या किया गया? अजय राज के द्वारा ही 12वीं शताब्दी में अजय मेरू नाम की राज्य की ही स्थापना करेंगे। क्लियर? अब आओ, अब ये जो अजय मेरू है इसी को आगे जाकर अजमेर के नाम से जाना जाएगा। क्या होगा? इसी अजय मेरू को हम आगे जाकर अजमेर के नाम से जानेंगे और स्थापना कौन करेंगे? अजय राज स्थापना करेंगे और अपनी राजधानी को सांभर से अजमेर स्थानांतरित कर देंगे। आरंभिक राजधानी कहां थी? सांभर, अब हो जाएगी अजमेर। अब देखो अजय जो आपके राज हैं, अब अजय राज, इनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए, इनके सिक्कों पर इनकी जो रानी थी सोमल देवी, इनके नाम का उल्लेख मिलता है। क्या होता है? इनके द्वारा जो प्रचलित सिक्के हैं उनके ऊपर से इनकी रानी सोमल देवी का उल्लेख हमें मिलता है। अब यहां पर देखो, यहां पर एक लेखक है जयानक भट्ट या फिर जगनिक कह सकते हो आप इन्हें, जयानक भट्ट भी कह सकते हो, जगनिक भी कह सकते हो। इनके द्वारा एक कृति है पृथ्वीराज विजय, ये किस संबंधित? चौहान शासकों से संबंधित है। ठीक है, मतलब जयानक भट्ट या फिर जगनिक द्वारा एक रचना है पृथ्वीराज विजय, ये चौहान शासकों से संबंधित है। क्लियर? अब आ गया हो, यहां पर जब आप आएंगे तो यहां पर अर्णोराज देखने को मिलेंगे जो 1130 से लेके 1150 ईस्वी है। कौन है? अर्णोराज, 1130 से लेके 1150। ठीक है, अब देखो यहां पर उसके पुत्र जगदेव ने उसका वध क्या है? यहां पर वृद्धावस्था में कर दिया। क्या किया? इनका वध इनके पुत्र ने वृद्धावस्था में कर दिया। हुआ कुछ ऐसा, पिता की उम्र 80 वर्ष के आसपास, पुत्र की वो वर्ष उम्र 65 वर्ष के आसपास, 60 वर्ष के आसपास, और पुत्र की उम्र 40 वर्ष के आसपास। मतलब पिता के मृत्यु के बाद सीधे राजा मिलेगा पुत्र को, इन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। मतलब दादा का सीधा पोता राजा बनने वाला था। इन्होंने सोचा हम तो बिना मरे ही, बिना शासन भोगे ही निपट लेंगे। इन्होंने क्या किया? अपने पिता को निपटा दी कि आप तो बूढ़े हो गए, अपने निकल लो आप, तो अपने पिता की हत्या कर दी। अब यहां पर आप देखेंगे अगले जो होंगे शासक विग्रहराज चतुर्थ देखने को मिलेंगे। कौन मिलेंगे देखने को? विग्रहराज चतुर्थ। इनका जो समय होगा 1153 से लेके 1163, मतलब लगभग 10 साल का शासनकाल आपको देखने को मिल जाएगा। और जो 10 साल का शासनकाल है इसमें आप देखेंगे इन्हें बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में आपने ये खूब नाम सुना होगा, बीसल देव। बीसल देव के नाम से क्या जाना जाता है? विग्रह राज को हम बीसल देव के नाम से जानते हैं। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक आपको बीसल देव ही देखने को मिलेंगे, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ। अब देखो अभी तक जो चौहान एक क्षेत्र विशेष में शासन कर रहे थे, राज्य पर शासन कर रहे थे, इनके राज्य को एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित करने का कार्य कौन करेगा? बीसल देव ही करेंगे। बीसल देव ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में
चौहानों को साम्राज्य परिवर्तित कर दिया। अब इनके द्वारा दिल्ली विजय की जाएगी, बीशल देव के द्वारा क्या होगा, दिल्ली विजय का अभियान किया जाएगा। तो दिल्ली पर शासन कौन कर रहे हैं, दिल्ली पर शासन कर रहे हैं तोमर राजा, तोमर शासक तमर यहां पर दिल्ली पर शासन कर रहे हैं। इनको पराजित करेंगे बीशल देव और दिल्ली के ऊपर नियंत्रण कर लेंगे। अब देखो यहां पर विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ थे, इनकी स्वाधीनता खत्म कर देगा विग्रह राज। एक मिनट, विग्रह राज ने क्या किया, तोमर वंश शासकों के जो भी स्वतंत्र होकर शासन करते थे दिल्ली के ऊपर, इनकी स्वाधीनता को खत्म कर देगा और इन्हें अपना सामंत बना लेगा। अब देख रहे हैं कैसे जल्दी जल्दी चेंज आ रहे हैं शासन राज्य में। स्वतंत्र शासक हाल के हाल अपना सामंत बना लिया। अब देखो, अब जो आपके बीसल देव हैं, इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने आर्यावर्त के, जो आर्यावर्त वाला क्षेत्र है आपका, उसको आक्रमणकारियों से मुक्त कराया था। इतनी इनकी वैभवता थी। क्या किया था, आर्यावर्त को इन्होंने आक्रमणकारियों से मुक्त करवाया था। ठीक है, आगे आओ। बीसल देव के द्वारा ही क्या किया, यहां पर हरिकेली नामक एक नाटक की रचना की गई। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की, तो बीसल देव के द्वारा ही देखने को मिलेगी। अब जो हरिकेली नाटक है, इस नाटक के कुछ अंश, इस नाटक के कुछ भाग हमें अजमेर में एक पत्थर पर अंकित मिलते हैं, क्योंकि इनका शासन वहां पर भी था, तो वहां पर भी इन्होंने उसे उत्कीर्ण करवाया होगा। तो क्या होता है यहां पर, इस नाटक के कुछ अंश हमें अजमेर में एक पत्थर के ऊपर भी उत्कीर्ण देखने को मिल जाते हैं। ठीक, अब देखो, इनके राजकवि थे सोमदेव। किनके, बीसल देव के। बीसल देव के राजकवि थे सोमदेव। इन्होंने ललित विग्रह नाथ राज नामक नाटक ग्रंथ का लेखन किया। क्या थे, इनके कवि थे सोमदेव। इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटकीय ग्रंथ की रचना की। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए ललित विग्रह नाटक की रचना किसने की, तो ये कवि होंगे आपके सोमदेव। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, आगे आओ। अब देखो यहां पर अजमेर में जब आप घूमने जाएंगे तो यहां पर आपको 2.5 दिन का झोपड़ा एक देखने को मिलेगा। एक स्थल है, ऐसे बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। इस प्रकार से आपको इमेज में देखने को मिल जाएगा। कहां पर है, अजमेर में। तो ये पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। क्या था ये पहले एक संस्कृत विद्यालय था और इसका निर्माण विग्रहराज बीसल देव द्वारा करवाया गया था। इतिहास जानो अपना। तो यहां पर जो आप ये इमारत देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे मैं जूम कर देता हूं जिससे आप और अच्छे से देख सकें। तो इसे आप देखेंगे यहां पर क्या है, ये जो इमारत है इसका निर्माण विग्रहराज बीसल देव द्वारा करवाया गया था और ये संस्कृत विद्यालय था। इसी को बाद में क्या करवाया, इसी को बाद में एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवा दिया गया और इसको नाम दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। शुक्र करो योगी जी राजस्थान तक नहीं पहुंचे, ठीक है, नहीं तो ये मैटर भी कोर्ट में जाता। ठीक, तो योगी जी नहीं पहुंचे, उन्हीं के भाई बंधु हैं वहां पर, तो हो सकता है जल्दी यहां पर भी कुछ विकास के कार्य देखने को मिल जाए। ठीक, अब आगे आते हैं, आगे आओ। अब आते हैं पृथ्वीराज तृतीय पर। और जो पृथ्वीराज तृतीय है आपके, इनका शासनकाल है 1177 से लेके 1199 तक, 1177 से लेके 1192 तक, 1192 तक। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए, बीसल देव, और फिर ये आपको देखने को मिलेंगे। और इन्हों को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए चौहान वंश के अंतर्गत राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है,
तो ये होंगे पृथ्वीराज तृतीय। इन्हें हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। इनके अगर हम माता पिता के बारे में बात करते हैं तो इनके पिता कौन थे? चौहान राजा सोमेश्वर, और माता थी इनकी रानी कपूरी देवी, इनकी माता थी। ठीक है, आगे आओ। बचपन में यानी आप देखेंगे पिता की मृत्यु के पश्चात 14 वर्ष की उम्र में ही ये राजा बन चुके थे, लेकिन आरंभ में इन्हें राजपाट करने का कोई अनुभव नहीं था, तो इनके राजपाट को इनकी मां के द्वारा और इनके एक पिता के विश्वासपात्र मंत्री थे कैम्बास, इन दोनों लोगों ने पृथ्वीराज के संरक्षक के रूप में साम्राज्य का संचालन किया और इनकी मां इनकी संरक्षिका बन गई। राज्यकाल के सारे निर्णय इनकी मां लेती और युद्ध विद्युत संबंधित जितने भी निर्णय लिए जाते ये कैम्बस लेते थे। बचपन में मां और चाचा भुवन कम्मल से इन्होंने क्या किया? प्रशासनिक कार्यों का परीक्षण लिया, जिससे यहां पर आप देखेंगे पृथ्वीराज चौहान एक योग्य शासक के रूप में उभर के आएंगे। अब इनके जीवन में दो महत्वपूर्ण युद्ध देखने को मिलते हैं आपको। कौन कौन से? एक तो था 1191 किन-किन के मध्य? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, राय पिथौरा भी कहा जाता है। परिणाम क्या हुआ? मोहम्मद गौरी पराजित हो जाएगा। अब देखो यहां पर इनसे एक गलती हो जाती है। गलती क्या थी? गलती ये हुई कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया, लेकिन पीछा नहीं किया। पीछा करते और इनको पूर्ण रूप से समाप्त कर देते तो कुछ होता भी, लेकिन इन्होंने पीछा नहीं किया और अपने महल में जाके बढ़िया खुशी के मारे पार्टियां करने लगे। ठीक, एक वर्ष बाद फिर से गौरी आएगा और जब 1192 के मैदान में यहां पर जब दोनों लोग आमने सामने होंगे तो इस बार गौरी पूरी तैयारी के साथ था और गौरी पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर देगा। और इसके बाद दो तथ्य उभर के आते हैं, इतिहासकारों के दो वर्ग हैं। 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान की हार होगी तो यहां पर इतिहासकारों के दो मत हैं। एक मत कहता है कि पृथ्वीराज चौहान द्वितीय युद्ध में पराजित होने के बाद इन्हें मोहम्मद गौरी अपने साथ उठाकर अपने क्षेत्र में ले गया, इनको अंधा करवाया और ये शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे, तो एक ऊंचे मचान पर बैठकर इनकी योग्यता का परीक्षण ले रहा था। बगल से चंद्रबरदाई थे, चंद्रबरदाई वहां पे बताते हैं, वो ही आपने कहावत सुनी होगी, मत चूको चौहान वाली। और चंद्रबरदाई की इन्हीं शब्दों के सुनकर पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं? यहां पर हत्या कर देते हैं। किसकी? मोहम्मद गौरी की। एक कथन यहां पर ये। दूसरा कथन यहां पर कहा जाता है कि जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई तो इन्होंने मोहम्मद गौरी की अधीनता को स्वीकार किया और अगले कुछ वर्षों तक उसी के अधीन रह के अपने साम्राज्य का संचालन किया। इस बात की पुष्टि कैसे होती है? क्योंकि जब यहां पर अजमेर के जगह की खोज की गई, खुदाई की गई, तो वहां से हमें कुछ सिक्कों की प्राप्ति हुई और ये सिक्के किससे संबंधित थे? इन सिक्के संबंधित पृथ्वीराज चौहान से, और इन सिक्कों के एक तरफ मोहम्मद गौरी का नाम खुदा मिलता है। तो इतिहासकारों का दूसरा वर्ग यहां पर अंदाजा लगाता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय के लिए मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन जब यहां पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किए, तब मोहम्मद गौरी के द्वारा 1196 के आसपास 97 में मोहम्मद गौरी ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। ये यहां पर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अब देखो, अब मोहम्मद गौरी का दिल्ली के ऊपर अधिकार हो गया और इसी के साथ में क्या होगा? दिल्ली के ऊपर अब तुर्की सत्ता की स्थापना हो जाएगी। क्या होगा? तुर्की राज्य की यहां पर नींव डाल दी जाएगी। ठीक है, अब जो चंद्रबरदाई हैं, ये क्या कर रहे हैं? हिंदी के पहले काव्य पृथ्वीराज रासों की जो रचना कर रहे हैं, पृथ्वीराज के
राजश्रय में ही करते हुए दिखाई देंगे। ना सिर्फ चंद्रवरदाई बल्कि और विद्वान पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे, जैसे कि जयानक भट्ट, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, बागेश्वर और जनार्दन विश्वरूप। इस प्रकार के इतिहासकार भी हमें पृथ्वीराज चौहान के दरबार में देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर क्या होगा, यहां पर पृथ्वीराज चौहान का अंत होगा और दिल्ली के ऊपर अब आ जाएंगे कौन, यहां पर तुर्की वंश। और अब यहां से आप देखेंगे निरंतर इन्हीं का शासन रहेगा। मोहम्मद गौरी के कोई उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जिसके बाद वह अपने विश्वास पात्र जो इसके गुलाम थे उन्हें अपना राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा, जैसे कुवाचा, यालदौज और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को राज्य मिलेगा कौन सा वाला, कुतुबुद्दीन ऐबक के नियंत्रण में आएगा लाहौर और दिल्ली वाला राज्य। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर हम देखेंगे कैसे अब भारत के ऊपर एक नया राजवंश जो कौन सा है आपका, जो है आपका गौरी से संबंधित, ये राज्य करेंगे। फिर एक लंबा जो एपिसोड जाने वाला है आपका 1206 से लेके 1290 तक, ये पूरा किससे संबंधित होगा, ये संबंधित होगा आपका कौन सा वंश, गुलाम वंश। इन्हें हम गुलाम वंश तो कह रहे हैं, लेकिन आप पाएंगे उस समय दो प्रकार के गुलाम होते थे। एक गुलाम वो थे जिन्हें गृह कार्य के लिए खरीदा जाता था, एक गुलाम वो थे जिन्हें सैनिक सहायता के लिए खरीदा जाता था। और सैनिक सहायता के लिए खरीदे गए गुलाम थे, धीरे धीरे अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ते, अपनी दासता से मुक्त होते और क्या करते, और बड़े से बड़े पद को भी ग्रहण करते। और जब किसी शासक के द्वारा इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता तो उससे पहले दासता से मुक्त कर दिया था। इसीलिए वर्तमान में हम इनके वंश को, यानी कि 1206 से लेकर 1290 तक जिसे हम गुलाम वंश कहते थे, उसे अब गुलाम वंश ना कहकर मामलुक वंश के नाम से जानते हैं। ये पूरा इतिहास हम देखने वाले हैं, तो इसे यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।